तो फाइनल दोस्तों, आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप सभी के बहुत से कमेंट आते, फाइनल वीडियो आ चुकी है। जहां तो फाइनली हम इस वीडियो में बात करने वाले कक्षा 11वीं का आपका जो पशुपालन का आपका जो 10 फरवरी को आपका जो पेपर होने वाला, आपका जो वार्षिक आपका जो फाइनल एग्जाम का जो पेपर 10 फरवरी को आपका जो पशुपालन का पेपर होने वाला, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के ना है उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और आप सभी यहाँ पर समझ चुके होंगे कि आपका जो हिंदी और अंग्रेजी का जो पेपर हुआ है उससे आप सभी को पता चल जाएगा होगा कि आपको रियल पेपर के चक्कर में नहीं रहना है। यहाँ पर आपका भाई जो क्वेश्चन आपको बताता है उसकी कंप्लीट आपको तैयारी करके जाना है। यहाँ में पिछले आपको यहाँ पर 6-7 साल से मैं आपको यहाँ पर पशुपालन के यहाँ पर आपको नहीं मतलब जो बच्चे हैं, मैं पिछले 6-7 साल से यहाँ पर मैं 11वीं और 12वीं के एग्रीकल्चर के छात्रों को पढ़ा रहा हूँ। और मुझे पता है कि आपको आपके क्वेश्चन के लिए कौन सा क्वेश्चन बताना है और कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं बताना है, उसकी कंप्लीट जानकारी मुझे पता है। तो मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन पर मुझ पर विश्वास रखिए और उन क्वेश्चनों को तैयार जरूर कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ कि आप यहाँ पर अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझदार को इशारा काफी है। बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से सुझाव दे रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो चैनल प्राइवेट चैनल है और वो चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है, जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। तो उस चैनल की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताना शुरू करता हूँ। आप इन क्वेश्चनों को नोट कीजिएगा और इन्हें पढ़कर जरूर जाइएगा, ठीक है। आपको जो प्रश्न एक क्या है, पशुपालन क्या है, इसके 2 लाभ लिखे। आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करके जाना है। अधिकतर यहाँ पर पूछा जाता है कि पशुपालन के 2 लाभ लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आर्थिक उद्देश्य से पशु पालने की वैज्ञानिक विधि पशुपालन कहलाती है, ठीक है। पशुपालन क्या है, आर्थिक उद्देश्य से, आर्थिक उद्देश्य से मतलब धन, ठीक है। आर्थिक उद्देश्य से पशु पालने की वैज्ञानिक विधि पशुपालन कहलाती है, ठीक है। पशुपालन के निम्नलिखित लाभ है। पहला क्या है, पशुपालन से दूध, मांस एवं अन्य पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं जो भोजन की पौष्टिकता बढ़ाते हैं। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय व व्यक्तिगत आय की वृद्धि होती है। और तीसरा क्या है, पशु के मरने के बाद उनकी खाल, हड्डियां, चर्बी आदि से कई औद्योगिक उत्पाद बनते हैं तथा लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ पर केवल 2 लाभ पूछे थे, मैंने आपको 3 लाभ बता दिए। इसमें से आपको 2 अच्छे जो भी लगे वो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है। भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या है, भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण निम्नलिखित है। पहला क्या है, अच्छे चारे एवं पौष्टिक तत्वों की कमी। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एवं रोगों के उपचार की अपेक्षा। और तीसरा क्या है, नस्ल सुधार संबंधी जागरूकता की कमी। तथा चौथा क्या, अनुपयोगी पशुओं की अधिकता। यहाँ पर मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब समझना भी आप सभी को स्वयं है और याद करना भी स्वयं। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए मैंने इतनी मेहनत की। आप सभी को यहाँ पर वैसे मैं क्वेश्चन बता सकता था लेकिन नहीं, मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 क्या है, पशुओं की दशा सुधारने के उपाय समझे। वहाँ पर मैंने आपको पशुओं की हिंदशा के कारण बताए थे। अब हम उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं उसके उपाय यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको फटाफट सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे आप सभी का रिविजन हो जाए, ठीक है। और आप सभी को पता चल जाएगी कि आपको कौन से क्वेश्चन तैयार करना है। तो यहाँ क्या, हमारे देश में पशुओं की दशा सुधारने के निम्नलिखित उपाय है। जैसे कि पहला है, प्रजनन के लिए उत्कृष्ट तकनीकों का प्रयोग कर उन्नतशील गाय या भैंसों की नस्ल तैयार करना। और दूसरा क्या, चारे एवं चारागाह की समुचित व्यवस्था करना। और उसके बाद तीसरा क्या, पशु स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम की व्यवस्था करना, ठीक है। उसके बाद आपको इस चैप्टर से जो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर पर पशु पालने के कोई 2 उद्देश्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिएगा। फार्मर पर पशु पालने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, कई फार्म कृषि उत्पाद पशुओं के संतुलित भोजन के रूप में प्रयुक्त होने से सस्ती कीमत पर चारा मिलना। और दूसरा क्या है, पशुओं के मल त्याग से बना जैविक खाद कृषि उत्पादन के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है। क्या है, प्रश्न 5 क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के योगदान के 4 बिंदु लिखिए। या यूं पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के 3 महत्व लिखिए, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसकी निम्नलिखित योगदान है, जैसे कि पशुओं से प्राप्त कच्चा माल, दूध, मांस, ऊन, हड्डियां, चर्म को परिष्कृत करने के पश्चात उनके विभिन्न बेशकीमती उत्पाद तैयार कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन से जुड़े उद्योग रोजगार सृजन में अहम योगदान देते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, भारतीय कृषि कम यांत्रिकी है अतः अधिकांश के कार्य पशुओं द्वारा संपन्न होते हैं, ठीक है, नोट कर लो।
उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, पशुपालन की कठिनाइयाँ लिखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पशुपालन की कठिनाई क्या क्या, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए फटाफट। यहाँ पर 4 कठिनाई दी गई है, आप नोट कर लो। उसके बाद क्या है, केंद्रित ग्राम योजना के कोई 2 प्रमुख उद्देश्य बताए। तो यहाँ पर बताया गया है केंद्रित ग्राम योजना के जो 2 प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर 3 बता रहा हूँ, उसमें से जो भी 2 अच्छे लगे वो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भारत में पशु चारे की कमी कोई 3 कारण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि भारत में पशु चारे की कमी को कोई 3 कारण बताइए। तो यहाँ पर 3 कारण लिखे गए, आप यहाँ पर नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रसार सुविधा उपलब्ध करने वाले 3 संस्थानों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या है, पहला क्या है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय जबलपुर। दूसरा है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जबलपुर, और तीसरा है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान अविकानगर आदि, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर पशु शरीर के अंगों की प्रारंभिक जानकारी। अध्याय 1 क्या था, फर्स्ट चैप्टर क्या था, प्रारंभिक जानकारी। आपका जो सेकंड चैप्टर क्या, पशु शरीर के अंगों की प्रारंभिक जानकारी, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, गाय की गर्दन के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि गाय की गर्दन के जो विभिन्न भागों के नाम है, तो गाय की गर्दन के विभिन्न भाग कौन कौन से, गलकंबल, ठीक है, ग्रीवा शिखर, उसके बाद ग्रीवा स्थल, और चौथा क्या है, ग्रीवा मेंगता। ये आपको 4 भाग याद करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, गाय के अगले पैर के किन्हीं 4 भागों के नाम लिखिए। तो आप देख सकते हो, पहला स्कंद, दूसरा है भुजा, तीसरा अग्रभुजा, और चौथा है कोहनी, पांचवा घुटना, छठवां टखना, और सातवां खुरी, और आठवां गुमची आदि। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। गाय एवं भैंस में मुख्य अंतर। तो गाय एवं भैंस में मुख्य निम्नलिखित अंतर है। पहला है, गायों में कुबड़ पाया जाता है, जबकि भैंसों में यह कुबड़ अनुपस्थित होता है। मतलब गायों में कुबड़ पाया जाता है और भैंसों में कुबड़ नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद गाय के गर्दन में गल कंबल, जिसे कि झालर कहते हैं, पाई जाती है, जबकि भैंस में गल कंबल नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद गाय का उदर वक्ष कम विकसित होता है, परंतु भैंस में यह अधिक विकसित होता है, ठीक है। उसके बाद गाय के सींग के पतले, गाय के जो सींग होते हैं पतले एवं छोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जबकि भैंसों की सींग चौड़े, लंबे एवं काफी मजबूत होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाय एवं भैंस में अंतर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की पूंछ के किन्हीं 4 भागों के नाम। तो निम्नलिखित है, पहला भाग है पुच्छ मूल, दूसरा पुच्छ आधार, तीसरा पुच्छ धड़, चौथा पुच्छ सिरा, और पांचवा पुच्छ का क्या है, जब्बा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या है, गाय के सिर के 8 भागों के नाम। तो यहाँ पर गाय के सिर के विभिन्न भागों के नाम, जैसे कि मुंह, जबड़ा, थूथन, नुथने, ओष्ठ, जांद, कान तथा आंखें, ठीक है। यहाँ पर मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, समझने का टाइम बाद में, फिर बाद में समझेंगे हम अर्धवार्षिक पेपर के बाद, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 क्या है, नर पशुओं में पाए जाने वाले किन्हीं 4 विशेष अंगों के नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नर पशु में विशेष रूप से पाए जाने वाले जनन अंग क्या है, पहला वर्षण कोष, उसके बाद मुतान, उसके बाद शिश्न, चौथा क्या है, शिश्न मुंड, और पांचवा अद्य रूप थन, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 क्या है, एक अच्छे बेल के कितने 8 आवश्यक गुण। आपको केवल 4 तैयार करना है। पहला क्या है, शरीर मध्यम कांटे का, सुडौल और गठीला होना चाहिए। दूसरा, छोटे और मोटे सींग होना। तीसरा क्या है, राय छोटा और खिंचा मुतान होना। चौथा, पाँव सीधा होना। पांचवा, तेज चाल वाला होना, ठीक है। आप 6, 8 सभी याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 8 क्या है, सुअर के किन्हीं 8 बाह्य अंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर सुअर के जो प्रमुख बाह्य अंग है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 9 क्या है, गाय के धड़ के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अंगों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पर सभी जो, जैसे कि गाय के धड़ के अंतर्गत आती है, जैसे स्कंद प्रदेश, गलकंबल, कुबड़, पीठ, कमर, वक्ष, ढोल, पसलिया, नितंब, गदा, अपलास्ती, और आयन, थन, दुग्ध, सिरा, इन सभी का यहाँ पर वर्णन करके आपको बताया गया, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 क्या है, मतलब आपका जो अध्याय 3 है क्या है, गाय एवं भैंस के प्रमुख तंत्रों का अध्ययन। उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, गाय के मुख्य संस्थानों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर गाय के प्रमुख संस्थान निम्नलिखित है, जैसे कि पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसेचन तंत्र, दुग्ध शरण तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। 8 के 8 यहाँ पर आपको बताया गया है, नोट कर लीजिए। उसके बाद अच्छे आयन की 4 विशेषताएं लिखिए। तो अच्छे आयन की जो 4 लक्षण निम्नलिखित है, पहला है बड़ा आकार, दूसरा है बराबर सतह, तीसरा है मुलायम स्वभाव, और चौथा है लोचादार स्वभाव। इनका वर्णन करके बताया गया है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है प्रश्न 3, गाय के आयन का नामांकित चित्र बनाइए। तो गाय का आयन का नामांकित चित्र आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बताया गया है गाय के आयन का यह नामांकित चित्र है, आप इसे नोट कीजिए। गाय के दुग्ध शिरा, आयन, चूचक और चूचक नाल, ठीक है, नोट कर लो।
यहाँ पर ये वर्णन जैसे यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये देखिए, ठीक है, नोट करो, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या, गाय के श्वसन तंत्र के किन्हीं 4 भागों के नाम या अंगों के नाम लिखिए। तो गाय के श्वसन तंत्र के 4 प्रमुख अंग है, फेफड़ा, फुफ्फुस नाल, तीसरा श्वास नाल, चौथा नासिका गुहा, ठीक है, नोट करो। उसके बाद प्रश्न 5 क्या है, वर्षण के 2 कार्य लिखिए। तो वर्षण के मुख्य मुख्य कार्य है क्या है, जीवाणुक्षम और जननक्षम शुक्राणु का उत्पादन, और दूसरा नर हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन, ठीक है, नोट करो। उसके बाद प्रश्न 6 क्या है, जुगाली की क्रिया से आप क्या समझते हो, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 7 क्या है, भोजन के अंतर्गत अमाशय के भागों के नाम एवं किन्हीं 2 के कार्य, गाय के अमाशय के 4 भागों के नाम और उनके कार्य। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्या होता है, गाय के अमाशय का पहला भाग रुमेन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेसम और चौथा एबोमेसम, ठीक है, नोट करो, इनका वर्णन भी यहाँ पर करके बताया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 8 क्या है, तो प्रश्न 8 देख सकते हो, गाय के पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर गाय के पाचन के विभिन्न तंत्रों के नाम लिखा है, जैसे कि मुख, गुहायिका, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और अग्नाशय आदि, ठीक है, नोट करो। उसके बाद गाय के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। तो यहाँ पर गाय के क्या है प्रश्न, गाय के पाचन तंत्र का यहाँ पर नामांकित चित्र करके बताया गया है, और साथ ही में इनका जो नामांकित चित्र है, ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सांड के नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। अथवा आपको ये पूछ सकता है कि गौवंशीय नर के पशु के जननांगों के 8 भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके जैसे कि नर पशु के जननांग एवं सहायक ग्रंथियां निम्नलिखित है। पहला वर्षण अधिकाई, तीसरा रेतोवाहिनी, चौथा मूत्र मार्ग एवं शिश्न, छठवां पृष्ठ ग्रंथि और सातवां निषेज ग्रंथियां, वर्षण रज्जु आदि, ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद आपका जो चौथा चैप्टर है, पशुओं की उन्नत नस्लें पार्ट 1, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, भैंसों की 5 उत्तम नस्लों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, भैंसों की 5 उत्तम नस्लें, मुर्रा, सुरती, जफराबादी, भदवारी एवं मेसना, ठीक है, ये 5 उत्तम नस्लें आपसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा है, हमारे देश में भैंस पालना अधिक लाभदायक क्यों है, इसके कारण बताना है। तो हमारे देश में भैंस पालना अधिक लाभदायक क्यों है, क्योंकि हमारे देश में भैंस द्वारा दुग्ध उत्पादन का औसत गाय की अपेक्षा अधिक है। दूसरा, भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होने से यह घी एवं खोआ बनाने के उत्पादन के अधिक उपयोगी होता है। तीसरा, भैंस विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों में भी अच्छे परिणाम दे सकती है। चौथा, नर भैंसें कृषि कार्य के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, मुर्रा नस्ल की जो भैंस का मूल स्थान शारीरिक पहचान लिखिए। तो यहाँ पर इसका सभी यहाँ पर लक्षण वर्णन किया गया है। और जो मुर्रा नस्ल की भैंस वो दिल्ली एवं दक्षिण पंजाब में पाई जाती है, ठीक है। मुर्रा नस्ल की जो भैंसें होती है वो दिल्ली एवं दक्षिण पंजाब, ठीक है, याद रखेगा। और इनके लक्षण की बात करें तो इनका जो शरीर होता है काला एवं शाही होता है, माथे, पूंछ, पैरों आदि पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 लक्षण दिए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार भदवारी भैंस की भी 4 विशेषता आपको याद करना है। तो जैसे कि इनकी भदवारी भैंस होती है, इनकी चमड़ी का रंग तांबे जैसा, शरीर पर बाल बादामी रंग के होते हैं, इनके सींग ठोस, चपटे, औसत मोटाई के तथा हंसिए के आकार के होते हैं, इनके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 5 क्या है, जाफराबादी भैंस के निम्न बिंदुओं पर जानकारी दीजिए। जैसे कि इसके मूल स्थान की बात करें तो जो जाफराबादी भैंसों का मूल स्थान गुजरात का जो काठियावाड़ी जिला है, गुजरात का काठियावाड़ी जिला है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके उत्पादन की बात करें तो इसके उत्पादन की बात करें तो ये भैंसें औसत प्रति ब्याज दूध उत्पादन की प्रसिद्धि है। ये औसतन 2300 लीटर दूध प्रति ब्याज देती है। दूध में 78% वसा होने के कारण घी बनाने के लिए उपयोगी नस्ल है, ठीक है। इनकी विशेषता भी यहाँ पर दी गई है, इनका जो रंग होता है काला होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो 5वां चैप्टर क्या, पशुओं की उन्नत नस्लें पार्ट 2, इसमें आपको यहाँ पर साहीवाल गाय की उत्पत्ति, उपयोगिता एवं विशेषता बताना है। तो अगर हम बात करें, साहीवाल गाय की उत्पत्ति मूलतः पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में हुई है, परंतु आज ये पशु हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश के अनेक सरकारी फार्मों पर पाले जाते हैं और उनकी उपयोगिता और विशेषता यहाँ पर बताया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर मतलब दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से, तो थारपाकर, काकरेज, लाल सिंधी, हरियाणा नस्ल की गाय का मूल स्थान आपको बताना है। इससे आपके ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगी। जैसे थारपारकर क्या है, थारपारकर क्या है, थारपारकर, तो ये पाकिस्तान के हैदराबाद का थारपारकर जिला।
दूसरा कांकरेज गुजरात के कच्छ रंग का दक्षिणी पूर्व भाग। तीसरा लाल सिंधी, इनका मूल स्थान है पाकिस्तान के सिंध एवं कराची का इलाका। और चौथा हरियाणा, हरियाणा के मुख्यतः रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव आदि जिले में। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, जेबू गाय से क्या अभिप्राय है? तो भारतीय मूल या देसी नस्ल की गाय जेबू गाय कहलाती है। जो भारतीय मूल या देसी नस्ल की जो गाय होती है उन्हें जेबू गाय कहते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। इन गायों के लक्षण बड़े कुबड़ का होना, बड़े गलकंबल, पतन कान, लंबा चेहरा, सीधे तथा ऊपर उठे सींग तथा पतली क्या टांगे होगी, यांगे नहीं टांगे। ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है, गाय की 4 विदेशी नस्लों के नाम। तो गाय की 4 विदेशी नस्लों के नाम निम्नलिखित है, होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन गा स्विस एवं चौथा क्या, आयर सायर नस्ल। ठीक है। पांचवा क्या है, गिर नस्ल की गाय के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। तो मूल स्थान बताना है। तो अगर हम मूल स्थान की बात करें तो गिर नस्ल की गाय का मूल स्थान दक्षिणी काठियावाड़ का गिर जंगल क्षेत्र है गुजरात का। ठीक है। दूसरा उपयोगिता, ये गाय प्रति ब्यात औसतन 1600 लीटर दूध देती है। और इनकी विशेषता यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि गिर नस्ल की गायों का रंग होता है लाल और धब्बेदार होता है। इनका शरीर भारी, माथा ऊंचा एवं उभरा होता है, पूंछ गुच्छेदार एवं जमीन तक लटकी हुई होती है। ठीक है, नोट करो। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अध्याय 6 पशु प्रजनन। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, संकरण क्या है, संकरण के 4 लाभ लिखे, या यूं पूछे कि पशु में संकरण के लाभ लिखे। तो सबसे पहले संकरण क्या होता है उसे समझिए। पशु प्रजनन की वो विधि जिसके अंतर्गत 2 भिन्न शुद्ध नस्लों के पशुओं के बीच श्वास कराया जाता है, संकरण कहलाती है। इस प्रजनन प्रणाली से निम्नलिखित लाभ है, जैसे कि 2 भिन्न शुद्ध नस्लों के पशुओं के जीन संकर संतति में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि संकर संतति में वांछित गुणों में भारी वृद्धि होती है। दूसरा, नई नस्ल पैदा करने की यह सर्वोत्तम विधि है। ठीक है। तीसरा, संकर नस्ल में दोनों पैतृक नस्लों की अपेक्षा अधिक दूध उत्पादन क्षमता होती है। चौथा, नई संकर नस्ल का व्यावसायिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पशु प्रजनन के उद्देश्य लिखिए। तो पशु प्रजनन के उद्देश्य यहाँ पर निम्नलिखित है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला उद्देश्य क्या, उत्तम पशु निर्माण, तो इसका वर्णन करके यहाँ पर बताया गया है। दूसरा क्या है, पशु समूह की उन्नति। तीसरा, नियमित प्रजनन। और चौथा, बाझपन दूर करना। और पांचवा क्या है, वांछित गुणों को समिति करना। तो ये पॉइंट मैंने बता दिए, इनका वर्णन भी किया गया, आप नोट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या है, गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है, निर्धारित अंतराल मतलब 21 दिन बाद आने वाले ऋतुकाल का बंद हो जाना। दूसरा, शरीर पर वसा का जमाव होने लगता है तथा मोटापा बढ़ जाता है। तीसरा, स्तन के आकार में वृद्धि तथा थन का सख्त दिखना। और चौथा, ग्रीवा का मुंह बंद होना। ठीक है। तो ये गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षण है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या, भारत में पशु प्रजनन की समस्या को बताइए। तो भारत में पशु प्रजनन की जो समस्या निम्नलिखित है, पहला क्या है, पशु का गर्भपात होना तथा बार बार ऋतुमय होना। दूसरा, प्रजनन के लिए उत्तम सांडों का अभाव होना। तीसरा, पशुओं का लंबे समय तक भूखा रहना। चौथा, उच्च तकनीकी पर आधारित प्रयोगशाला का अभाव। और पांचवा क्या, प्रशिक्षित एवं अनुभवी कार्यकर्ताओं का अभाव होना। ठीक है, नोट करो। उसके बाद क्या है, अंत प्रजनन और बाह्य प्रजनन में आपको अंतर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन। अंत प्रजनन और बाह्य प्रजनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंत प्रजनन और बाह्य प्रजनन में अंतर निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आपको 4 अंतर दिए गए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में आपको 100% देखने को मिल सकता है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्या है, ऋतुमयी गाय के आपको यहाँ पर 4 प्रमुख लक्षण बताना है। तो यहाँ पर इसके लक्षण दिए गए, नोट कर लीजिए। अपने पास अभी ज़्यादा समय नहीं कि मैं आपको पढ़कर समझाऊं, अभी आप क्वेश्चन नोट कीजिए और उसका आंसर नोट कीजिए। ठीक है। मैं यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन बता सकता था, लेकिन इसलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया। अगर आप शुरू से जुड़े हो गए तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया, अब यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अब इन सबको टाइप करने में इतनी मेहनत लगती है कि आपको पूछो भी मत। यहाँ पर आप सभी के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढो, फिर यहाँ पर एक एक शब्द यहाँ पर टाइप करना पड़ता है, टाइपिस्ट भी घबरा जाता है। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सभी के लिए इतनी हम मेहनत करते हैं। ठीक है। उसके बाद अध्याय 7 क्या है, कृत्रिम गर्भाधान। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, कृत्रिम गर्भाधान किसे कहते हैं। अब इसकी यहाँ पर परिभाषा बताई गई, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। नर पशु से कृत्रिम यंत्रों द्वारा वीर्य एकत्रित करके स्वच्छतापूर्वक उसे मादा के जनेंद्री में सही जगह पर सही समय में पहुंचाना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। ठीक है। इस विधि में नर एवं मादा का क्या है,
समागम आवश्यक नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या, कृत्रिम गर्भाधान विधि के 2 प्रमुख लाभ लिखिए। तो यहाँ पर 2 प्रमुख लाभ बताए गए, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 क्या, कृत्रिम गर्भाधान किन्हीं 2 अवगुणों को लिखे या किन्हीं 2 दोषों को लिखे। तो यहाँ पर बताया गया, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या, कृत्रिम योनि के उपयोग के 2 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है, नोट कर सकते हो। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, वीर्य सेचन की किन्हीं 2 विधियों के नाम बताइए। तो पहली विधि स्पुकुलम विधि, दूसरा है गुदा योनि विधि। तो इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 6 क्या है, कृत्रिम गर्भाधान के 2 उद्देश्य लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैं आपको बताया जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि जो बाकी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो नहीं आएगा, उनमें भी से भी आ सकता है, लेकिन जो 100% आएगा वो मैं आपको यहाँ पर बताया जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न 7 क्या है, कृत्रिम योनि विधि द्वारा वीर्य संग्रह के समय आवश्यक सावधानियां बताइए। तो यहाँ पर बताई गई सावधानियां आप इसे नोट कर सकते हो। उसके बाद प्रश्न 8 है, वीर्य तनुकरण के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आप इसे नोट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो 8वां चैप्टर क्या है, भ्रूण प्रत्यारोपण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भ्रूण प्रत्यारोपण से क्या समझते हो। ठीक है, नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी के 2 लाभ को लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको 100% 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, तो नोट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद भ्रूण प्रत्यारोपण की 2 कमियां, ये भी आपसे पढ़ के चले जाएगा, जरूर पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद दाता माई आनुवंशिक माँ होती है कैसे। तो यहाँ पर बोला कि दाता माँ, जैसे कि खाली ये पूछा भी जा सकता है कि दाता माँ ही खालिस्तान माँ होती है या आनुवंशिक माँ किसे कहते हैं। तो दाता माँ ही आनुवंशिक माँ होती है, लेकिन कैसे, तो यहाँ पर बताया गया है, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या, इन विट्रो निषेचन से क्या अभिप्राय है, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, भ्रूण हिमकरण के कोई 2 माध्यम लिखिए। तो यहाँ पर 2 माध्यम बताए गए, आप इसे नोट कर लीजिए। भ्रूण हिमकरण के लिए उचित माध्यम है बफर लवण घोल और पशु सीरम एल्ब्यूमिन। ठीक है, नोट करो। उसके बाद अध्याय 9, पशु प्रबंध एवं देखरेख पार्ट 1, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, ऋतु में या गर्म गाय के कोई 6 लक्षण याद करना है, 6 प्रमुख लक्षण तो यहाँ पर दिया गया है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद गर्भवती गाय की देखभाल के लिए 4 उपाय समझाए। तो गर्भवती गाय की देखभाल के लिए जो 4 उपाय यहाँ पर निम्नलिखित है, आपको बताया गया, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न 3 है, गाय को ब्याने के समय कैसी देखभाल करनी चाहिए या पशुओं को ब्याते समय बरती जाने वाली सावधानियां बताए। तो आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 4 है, स्वस्थ पशु के 3 लक्षण लिखिए। तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 5 है, अगर आप स्वस्थ पशु के लक्षण याद कर लेते हो और बीमार पशु के लक्षण याद कर लेते हो तो आप स्वस्थ और बीमार पशु में अंतर भी लिख सकते हो, और जो स्वस्थ पशु के लक्षण होते हैं उसका उल्टा ही बीमार पशु के लक्षण है। ठीक है, तो एक कौन सा भी अच्छे से कर लोगे तो दोनों आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पशु स्वास्थ्य के नियम लिखिए। तो पशु स्वास्थ्य के क्या क्या नियम है यहाँ पर बताया गया, आप नोट कर सकते हो। जैसे कि पशु के लिए हवादार एवं रोशनी युक्त स्थान की व्यवस्था, अगर इसे अच्छी हवादार एवं रोशनी युक्त स्थान होगा तो पशु स्वस्थ रहेगा। ठीक, पौष्टिक भोजन एवं जल की स्वच्छता। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न 7 क्या, आदर्श डेयरी फार्म या पशुशाला की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर बताएगा, मैं 6 विशेषता दे रहा हूँ, उसमें से 4 विशेषता आप याद कर लीजिएगा, कितनी, 4। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 7 ही याद करना है इसमें। उसके बाद अध्याय 10, पशुओं की उन्नत नस्लें पार्ट 2, इसमें मतलब पार्ट 2 जैसे कि 9 था, पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है, पशुओं की उन्नत नस्लें। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, पशुओं को चिन्हित करने के 4 महत्व बताइए। तो पशु को चिन्हित करने के महत्व निम्नलिखित है। पहला, पशु विशेष को बड़े झुंड में पहचानने में सुविधा होती है। झुंड आएगा यहाँ, भुंड नहीं आएगा, झुंड। तो पशु विशेष को बड़े झुंड में पहचानने की सुविधा होती है। दूसरा, पशुओं का रजिस्ट्रेशन करने में सहायता मिलती है, और पशुओं को वंशावली बनाने में पहचान चिन्ह आवश्यक होता है। तो आप इसको यहाँ पर 5 दे रहा हूँ, उसमें से 4 याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बधियाकरण की परिभाषा एवं 3 उद्देश्य। तो यहाँ पर बधियाकरण की परिभाषा और उसके 3 उद्देश्य यहाँ पर बताए गए, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद सींग रोधन के लाभ एवं हानियां यहाँ पर दिया गया है। तो सींग रोधन के लाभ यहाँ पर, देखिए सींग रोधन के कितने 4 लाभ बताए गए और सींग रोधन की कितनी 2 हानियां बताइए। तो आप सींग रोधन के 2 लाभ और 2 हानियां याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 4 क्या, पशुओं को चिन्हित करने के प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। तो पशुओं को चिन्हित करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। पहला, टीन की पत्ती अथवा छल्ला डालकर। दूसरा, दाग लगाकर। तीसरा, कान गूंथकर। और चौथा, कान छेदकर या नोचिंग द्वारा। तो इसका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 5 क्या है, पशुओं को बधिया करने की बर्डिजो कैस्टर विधि क्या है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद अध्याय 11, मत्स्य पालन एवं सुकुर पालन। इसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, मत्स्य पालन के प्रयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार के तालाबों के नाम लिखिए। तो मत्स्य पालन के प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार तालाब कौन से, नर्सरी तालाब, रियरिंग तालाब, एचिंग तालाब, संग्रह तालाब और विपणन तालाब। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है,
उसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या है, मछलियों की कुछ उपयोगी नस्लों के नाम लिखिए। तो मछलियों की कुछ उपयोगी नस्लें निम्नलिखित है, जैसे कतला, रोहू, कालबासु, मृगल, रेवा, कॉमन कार्प, मांगुर आदि। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या है, सुकुर की प्रमुख नस्लों के नाम लिखे। तो सुकुर की प्रमुख नस्लें वृद्ध, सफेद यॉर्कशायर, बर्कशायर, टेमवर्थ, ड्यूरोक, मध्य सफेद, यॉर्कशायर। तो नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या है, सुकुर पालन की उपयोगिता बताइए। तो सुकुर पालन की जो उपयोगिता निम्नलिखित है, मांस उत्पादन में, खाद्य की प्राप्ति, सुकुर पालन से सुकुर बाल एवं चर्म को प्राप्ति, मांस निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या है, मछलियों की उपयोगिता के संक्षेप लिखिए। तो मछली के महत्व यहाँ पर बताए गए। मछली की जो महत्व निम्नलिखित है, पहला है उत्तम भोज्य पदार्थ के रूप में, खाद्य निर्माण में, मत्स्य तेल या कोट लीवर ऑयल बनाने में, गोंद बनाने में, छठवां औद्योगिक उत्पाद बनाने में। ठीक है। उसके बाद 12वां चैप्टर क्या है, मुर्गी पालन एवं मुर्गी की महत्वपूर्ण नस्लों का अध्ययन। तो पहला है कड़कनाथ नस्ल को मुर्गी की कोई चार, कड़कनाथ नस्ल की मुर्गी की कोई चार विशेषता आपको बताना है। तो इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है, जैसा कि पहला इनका रंग। सबसे पहले ये कड़कनाथ मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा पाली जाने वाली मुर्गी की नस्ल है, याद रखिएगा। कड़कनाथ जो है मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा पाली जाने वाली मुर्गी की नस्ल है। और इनकी विशेषता की बात करें तो इनका रंग काला भूरा होता है, इनके गोश्त में 18 से 20% प्रोटीन होता है तथा अन्य औसत नस्लों में लगभग 25% से अधिक है। प्रोटीन में 18 एमिनो अम्ल होते हैं जिनमें 8 आवश्यक है। ठीक है। तीसरा क्या है, इनके गोश्त में निम्न कोलेस्ट्रॉल मात्रा होती है। तो नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या है, अच्छे अंडे तथा कम अंडे देने वाली मुर्गियों के लक्षण की तुलना कीजिए, या यूं कहिए कि अधिक और कम अंडे देने वाली मुर्गियों में कोई 4 अंतर लिखे। तो यहाँ पर बताया गया, आप देख सकते हो, अच्छे अंडे देने वाली मुर्गी और कम अंडे देने वाली मुर्गी में अंतर, यहाँ पर 6 अंतर दे रहा हूँ, उसमें से 4 अंतर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या है, भारत में मुर्गी पालन के विकास में आने वाली बाधाएं लिखिए। तो भारत में मुर्गी पालन के विकास में निम्नलिखित बाधाएं आती है, यहाँ पर 9 बता रहा हूँ, उसमें से 4 याद कर लीजिएगा। जो 4 सरल लगे वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या है, भारत में मुर्गी पालन के लाभ लिखिए, या मुर्गी पालन व्यवसाय का महत्व 4 बिंदुओं में लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताया गया है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फटाफट इसका नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद अच्छे मांस वाली, प्रश्न नंबर 5 के अच्छे मांस वाली तथा कम मांस वाली मुर्गियों के लक्षण की तुलना कीजिए। तो आप इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हो, अच्छा, अधिक मांस देने वाली, कम और कम मांस देने वाली मुर्गी के यहाँ पर लक्षण बताए गए। आप यहाँ पर अंतर भी दिएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद मुर्गी पालन विकास के अंतर्गत स्थापित 5 सहकारी संस्थाओं के नाम लिखे। तो यहाँ पर 5 सहकारी संस्थाओं के नाम लिखे, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अध्याय 13 क्या, दुग्ध व्यवसाय। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, श्वेत क्रांति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जो श्वेत क्रांति का अर्थ क्या है, ऑपरेशन फ्लड योजना के फलस्वरूप भारत आएगा यहाँ पर, भारत में दुग्ध उत्पादन, प्रति व्यक्ति खपत एवं दुग्ध व्यवसाय में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, इसे श्वेत क्रांति कहा गया। श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का फादर किसे कहा जाता है, यहाँ पर आप कमेंट करके बताओ, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, फटाफट यहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। उसके बाद श्वेत क्रांति के उद्देश्य क्या है, तो दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, दुग्ध उत्पादन से। तो दुग्ध उत्पादन तथा दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देना, पशुओं की नस्ल में सुधार करना, विविध दुग्ध उत्पादों को निर्माण एवं विपणन को बढ़ावा देना। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, इसके कोई 2 कार्य। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी, याद रखिएगा कब हुई थी, 1965। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसके कार्य यहाँ पर दिए गए, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 4 क्या, डेयरी विकास से संबंधित किन्हीं 2 योजनाओं के नाम लिखिए। तो डेयरी विकास से संबंधित 2 योजना निम्नलिखित है, पहला सघन पशु विकास योजना और दूसरा ऑपरेशन फ्लड योजना। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या, दुग्ध व्यवसाय की परिभाषा एवं 3 लाभ या महत्व बताइए। तो यहाँ पर दुग्ध व्यवसाय की जो परिभाषा और लाभ दिए गए, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्या है, अध्याय 14 सहकारिता। इसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना, सहकारिता क्या, इसके मूल सिद्धांत लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इस चैप्टर से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये सहकारिता के 5 आधारभूत सिद्धांत और सहकारिता क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सहकारिता के 5 आर्थिक लाभ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। सहकारिता ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता तथा अधिक लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम बन गई है। सहकारिता से निम्नलिखित लाभ है, पहला है पूंजी की समस्या का समाधान, दूसरा समर्पित श्रम की उपलब्धता, तीसरा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए साख की समस्या का समाधान, चौथा प्रत्येक सदस्य पर जोखिम कम होना, पांचवा सहकारी व्यवसाय का लाभ अधिकांश लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 क्या, सहकारिता के सामाजिक लाभ लिखिए। तो सहकारिता
सहकारिता के सामाजिक लाभ यहाँ पर लिखे गए, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्राथमिक सहकारी समिति के स्वरूप एवं कार्यों को लिखिए। तो प्राथमिक सहकारी समिति के स्वरूप एवं कार्य यहाँ पर आपको बताए गए, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दुग्ध सहकारी संघ के कार्य बताइए। तो यहाँ पर दुग्ध सहकारी संघ के कार्य यहाँ पर मैं आपको 6 बता रहा हूँ, उसमें 4 तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अध्याय 15 क्या है, दुग्ध उत्पादन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, दूध दोहने की प्रमुख विधियों के नाम लिखिए, उनमें से सर्वोत्तम विधि संक्षेप में समझे। तो दूध दोहने की प्रमुख विधि क्या है, पहली पूर्ण हस्त दोहन विधि, दूसरा नकल लिंग विधि, और तीसरी चुटकी विधि, और चौथी मशीन विधि। और दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त दोहन विधि है। इस विधि में पशु के थन को, तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पूर्ण स्तन दोहन विधि क्या है, ये जो है दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है। तो इसका यहाँ पर कंप्लीट वर्णन किया गया है, इसलिए क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या है, मशीन द्वारा दुग्ध दोहन से 5 लाभ लिखिए। आपका जो पिछला 2024 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या, मशीन द्वारा दुग्ध दोहन के कोई 3 लाभ एवं 2 हानियां लिखिए। तो यहाँ पर इसके 2 लाभ और यहाँ पर मैं आपको 5 लाभ दे रहा हूँ, उसमें से 3 लाभ और 3 हानि याद कर लीजिएगा। 3 लाभ और 2 हानि याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या, एक अच्छे डेयरी प्रबंधक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 गुण इसके याद रखना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद डेयरी प्रबंधक के 5 कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी जरूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए आवश्यक सिद्धांत सावधानी आपको तैयार करना है। उसके बाद आपका जो अध्याय 16 है, दुग्ध संगठन, इसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, खीस से क्या अभिप्राय, इसके 5 कार्य लिखिए। तो यहाँ पर खीस का क्या अर्थ होता है, बछड़े के जन्म के पश्चात 2-3 दिन तक निकलने वाले दुग्ध सामान द्रव को खीस कहते हैं। ये प्रोटीन तथा एंटीबायोटिक से युक्त होता है। खीस के कार्य यहाँ पर दिए गए, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर खीस के जो महत्व है, यहाँ पर जैसे कि इसके 5 कार्य और महत्व पूछा था, या कार्य ये ठीक है, नोट कर लीजिए। खीस के जो महत्व यहाँ पर बताए गए, जैसे कि रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षण प्रदान करना, शारीरिक विकास तीव्र करना, आंखों के रोग से रक्षा, हड्डियों के निर्माण में दस्तावर के रूप में, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद खीस एवं दूध के भौतिक गुणों का तुलनात्मक विवरण दीजिए। तो इसका यहाँ पर बताया गया है, भौतिक गुण मतलब खीस और दूध में अंतर ही समझ लीजिए। तो रंग के आधार पर गाढ़ापन, बस कालिकाओं के अगर, तो ये खीस एवं दूध के भौतिक गुणों के आधार पर इसका अंतर यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या, गाय के दूध का औसत संगठन लिखिए। तो गाय के दूध का औसत संगठन निम्नलिखित है, यहाँ पर अवयव के नाम दिए गए, उनमें जो प्रतिशत मात्रा वो बताइए। जैसे कि जल, गाय के दूध में जो जल है वो 87.25, दुग्ध शर्करा 4.70, वसा 3.75, प्रोटीन 3.20, खनिज लवण 0.75 और अन्य की बात करें तो 0.35। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको भैंस के दूध का औसत संगठन भी याद करना है, जैसे कि मैं आपने वहाँ गाय का बताया, अब यहाँ पर भैंस का भी बताया गया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 क्या, दुग्ध संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला क्या, दुधारू पशु की प्रजाति, दूसरा पशु को दिए गए चारे और राशन, तीसरा पशु के अयन की स्थिति, चौथा मौसम का प्रभाव, पांचवा ब्यात की अवस्था और छठवां दोहने का समय। तो नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अध्याय 17 क्या है, दुग्ध अवशीतन एवं परीक्षण। इसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, किन्हीं तीन दुग्ध शीतकों के नाम बताइए। तो पहला क्या है, तल शीतक, कैबिनेट शीतक, आंतरिक ट्यूब एवं प्लेट्स उष्मा विनेयक शीतक। नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 2 क्या है, इलेक्ट्रोमीटर की संरचना में संक्षेप वर्णन कीजिए। मतलब इलेक्ट्रोमीटर की जो संरचना का संक्षेप में आपको यहाँ पर समझाना है। तो द्रव इलेक्ट्रोमीटर इतना डूबा है क्योंकि ये, तो आप इसका बताएगा, इसका यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसका चित्र भी यहाँ पर, इलेक्ट्रोमीटर का जो चित्र है आप यहाँ पर देख सकते हो, इलेक्ट्रोमीटर किस प्रकार बनाया जाता है। तो ये चित्र आपको आपके एग्जाम में बनाने के लिए पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रश्न 3 है, इलेक्ट्रोमीटर विधि से दूध का सापेक्ष घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका बताया गया है क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, निम्नलिखित सावधानियाँ है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न 4 क्या, दूध के सापेक्ष घनत्व ज्ञात करने के प्रयोग में आने वाली इलेक्ट्रोमीटर विधि का सिद्धांत एवं प्रयोग विधि को समझाएं। तो यहाँ पर बताया गया है, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 18 दुग्ध संसाधन, उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, दूध का मानीकरण क्या है, मानीकरण के स्पष्ट, यहाँ पर मानीकरण के जो प्रकार हो स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दूध के पोषक मान में परिवर्तन किए बिना उसमें वसा की एक निश्चित मात्रा सुनिश्चित करने की विधि को दूध मानकीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर दूध के मानकीकरण
के मुख्य 2 प्रकार होते हैं जो कि यहाँ पर आपको बताए गए, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये कि मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि आप वो कौन से आपको क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो दूसरा क्वेश्चन है, दुग्ध मानकीकरण के लाभ बताइए, तो आप ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर टोन दूध एवं डबल टोन दूध में आपको अंतर बताना है, कोई 3 अंतर आपको तैयार करके चले जाना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आपको जो प्रश्न नंबर चौथा है, पाश्चुरीकरण की HTST विधि क्या है, इसके लाभ व हानि बताइए। तो यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर कंप्लीट वर्णन के साथ बताया गया है, नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको दुग्ध समांगीकरण के 4 लाभ लिखिए, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको केवल क्वेश्चन भी बता सकता था, लेकिन नहीं, मैं आपको यहाँ पर भटकना पड़ेगा कि यहाँ क्वेश्चन नोट किया फिर यहाँ आंसर ढूंढना। आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर चुका है कि यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक के साथ साथ आपको यहाँ पर जो प्रश्न तो मिल ही रहा कि कौन से क्वेश्चन तैयार करना, साथ ही मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो एक वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर अध्याय 19 है दुग्ध पैकेजिंग एवं वितरण, उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, दुग्ध निर्जमीकरण किसे कहते हैं, नोट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ दुग्ध वितरण की विधि आपको याद कर लेना है। उसके बाद दुग्ध पैकेजिंग के आपको लाभ याद करना है। दुग्ध निर्जमीकरण के विभिन्न लाभ समझाइए, तो नोट करो। ठीक है, उसके बाद क्या अपराइजेशन से आप क्या समझते हो, आप यहाँ पर नोट कर लो। अपराइजेशन द्वारा निर्जमीकरण के 2 लाभ बताइए। फिर आपका जो लास्ट चैप्टर है क्या है, अध्याय 20 कृत्रिम दूध, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, कृत्रिम दूध की परिभाषा लिखिए, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो, नोट कर लो। उसके बाद आपको कृत्रिम दूध के उपयोग से मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले 3 हानिकारक प्रभाव आपको बताना है, तो नोट करो। उसके बाद कृत्रिम दूध परीक्षण के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, तो आप इसे नोट कर लो। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लास पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ तो इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लास पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर बाकी की वीडियो भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। मिलते वीडियो में, जय हिंद।